अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है? ठीक ठाक हैं वीवर्स। जो हमारा पिछली पार्ट था, पार्ट 3 था, पार्ट 2 था, वो था ईरान से जब तुर्की में एंटर हुए थे, तो तुर्की इस्तांबुल पहुंचने तक था। और उसके बाद हमारा पार्ट 3 था जो कि तुर्की से यूनान तक का था। 3 पार्ट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज ये चौथा पार्ट यूनान से आगे सर्बिया, यूनान से सर्बिया तक का जो सफ़र है, मुश्किलात का, जंगलात का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे भाई डैंकी लगा के जाते हैं, इटली वगैरह में जाते हैं, उनके लिए सबक है कि वो इस रास्ते से ना जाएं। बहुत मुश्किल रास्ता है, इसमें जान जाने का ख़तरा भी है। आपको पकड़ के पीछे डिपोर्ट पाकिस्तान भी किया जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे ख़तरात हैं वहाँ पे। पिछले पार्ट में मैंने आपको खुशकी का रास्ता बताया था, यूनान का, टैक्सी का, और उसके बाद ट्राले वाला। तो मैं एक शिप का भी होता है, शिप की गेम भी होती है तुर्की से यूनान और तुर्की से इटली। उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। यूनान से जो शिप की गेम होती है, तुर्की से जो यूनान की होती है, उसमें तकरीबन पैसे 8 लाख पाकिस्तानी, तकरीबन 4,000 यूरो, 5,000 यूरो भी लेते हैं। तो जो गेम तुर्की से इटली बाई शिप होती है, डायरेक्ट इटली बाई शिप, 5 दिन का सफ़र होता है। तो उसमें तकरीबन 8,000 यूरो चल रहा है शायद, पाकिस्तानी 16 लाख रुपया बनता है। तो वो ऐसी गेम है कि जिसमें जान का कोई भी ज़मानत नहीं है। जान का सबसे बड़ा रिस्क उसमें होता है। उसमें ये होता है कि आपको एक ट्यूब वाली कश्ती होती है, उसमें 10 बंदों की गुंजाइश होती है, उसमें 25 बिठाते हैं। अगर 25 वाली कश्ती है तो उसमें 50-70 बिठाए जाते हैं। तो वो इतनी लंबा सफ़र होता है, 5 दिन और 5 रात का सफ़र होता है पानी में। तो वो आपको पता है कि ट्यूब वाली कश्ती पंचर हो जाए, मसला बन जाए, तो ज़्यादा पानी में चली जाए, इंटरनेशनल पानी जब आता है तो वहाँ पे जाके वो डूब भी सकती है, ऊपर से लोग गिर सकते हैं। तो ऐसे हादसा पहले हो चुके हैं। लीबिया से एक शिप, ट्यूब वाली कश्ती आ रही थी, तो वो उसका हादसा हुआ था। तो वो उसमें 150 से ज़ायद अफराद जो ना मर गए थे। इसके अलावा एक और हादसा हुआ था उससे पहले, उसमें भी 100 बंदे जो है मर गए थे। एक हादसा हुआ था, उसमें 30 बंदे मरे थे। ये बहुत ख़तरनाक गेम है। शिप की गेम सबसे ज़्यादा रिस्की गेम है। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है, लोग रिस्क लेते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी पहुंच जाते हैं मंजिल पे, ये इसका फ़ायदा है। बाकी बाकी 90% जान जाने के चांसेस होते हैं इसमें। मेरे ख्याल में तो ये 90% नहीं, 99% चांस होते हैं जान जाने के। तो ये बहुत बुरी गेम है। पैसा भी डबल ट्रिपल चरपल होता है और जान का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो लोग रिस्क लेते हैं इसलिए, लेकिन इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। बाई एयर सबसे बेस्ट चीज़ है। बाई एयर वीज़ा भी मिलते हैं, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है वीज़ा लेने में, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप ले सकते हैं वीज़ा। किसी भी मुल्क में जाना नामुमकिन नहीं है, पैसे की बात है बस। तो लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, पैसे कम होते हैं, इसलिए ये गलत कामों की तरफ चल निकलते हैं, अपनी जानें भी गंवाते हैं, अपने घर वालों को भी जेल करवाते हैं। तो ये इस तरह का चक्कर होता है ये शिप वाली गेम में, बहुत मुश्किल है। तो यूनान से जब निकलते हैं, लोग निकलते हैं यूनान से थीना शहर उसका मेन है, कैपिटल है थीना, एथेंस कहते हैं उसको। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वहाँ पे एथेंस गेम्स भी हुई थी, पता है, ओलंपिक गेम्स हुई थी एथेंस में, मुझे याद है अच्छी तरह। तो उस शहर उनका दारुल हुकूमत है उनका। तो पीछे आते हैं सलोनिकी शहर है जो कि तुर्की
तुर्की के करीब आ जाता है, वहाँ से एक मकाम आता है सलोनिकी से साइड पे लोग जाते हैं, वहाँ पर था खारा पानी। खारा पानी उसको कहते हैं, मशहूर है जगह खारा पानी। जितनी भी गेमें तुर्की से निकलती हैं सर्बिया के लिए, मकदोनिया बॉर्डर क्रॉस करके सर्बिया जाते हैं, तो वहाँ पे सारी की सारी गेमें वहाँ पे जमा होते हैं बंदे। वहाँ से आप वो एजेंट लेते हैं साथ, और वहाँ से सफ़र शुरू होता है। मतलब पहला स्टेप हुआ है, वहाँ पे पहुँचना होता है खारा पानी। ये सलोनिकी शहर से आगे आगे आता है, इससे आगे फिर मकदोनिया का बॉर्डर आ जाता है। तो मकदोनिया का बॉर्डर और खारा पानी से शुरू होता है, वो जंगलात जैसा माहौल होता है वहाँ पे। यूनान से आगे में आप देख लें कि सारा जितना इटली फ्रांस तक जितना भी है सारा तकरीबन ज़्यादातर जंगलात ही हैं, जंगल ही हैं। ये जितना भी सफ़र होता है, ये जितना सफ़र होता है इटली तक का, लोगों का पहला टारगेट इटली होता है। इटली पहुंचना होता है। बाकी जो कंट्रीज रास्ते में आते हैं वो आपको ना कागज़ देते हैं ना स्टे देते हैं, मतलब उनमें आप काम भी नहीं कर सकते, सर्वाइव करना मुश्किल होता है आपके लिए। इसलिए हर बंदे की कोशिश है इटली पहुंचूं, इटली से आगे फिर फ्रांस से आगे जर्मनी, वो इटली में, लेकिन पहला एंट्री इटली में ज़्यादा लोग करते हैं। तो एक दो तीन रास्ते हैं इटली में जाने के भी यूनान से, वो भी आपको जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको बताएंगे। तो वहाँ से सफ़र शुरू होता है खारा पानी से। खारा पानी से जंगलात वगैरह में आपको छुपा देते हैं, वेट करते हैं किसी ट्राले का, मतलब ये जो सामान वाले नहीं बड़े बड़े एमएलसी ट्राले या इस तरह के उधर जो चलते हैं, उनमें वो छुपा के लेके जाते हैं आपको मकदोनिया बॉर्डर की तरफ। खारा पानी से आपको बिठाते हैं ट्राले में जो एजेंट हैं। एक और बात बता दूँ, कुछ लड़के मिलकर खुद भी वहाँ से गेम लगाते हैं, खुद भी जाते हैं, मतलब वहाँ से ट्रेन वगैरह में जाते हैं, ट्रेन कोई जाती है उसमें आगे जाकर मकदोनिया से सवार होते हैं, सर्बिया जाती है। वैसे तो ट्रेन जो है आगे पूरे यूरोप में जाती है, लेकिन यह है कि वो ज़्यादातर सर्बिया में लोग उतर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं ट्रेन के, चलती ट्रेन से पे चढ़ते हैं, चलती से उतरते हैं, जो थोड़ी सी स्लो होती है। इस तरह बड़ा ख़तरनाक सा सफ़र होता है, जान भी जा सकती है, उसमें मुश्किल है। तो वहाँ सर्बिया से अब वहाँ खारा पानी से शुरू होता है, वहाँ से सर्बिया का जो रेट है ना, मेरे ख्याल में वो आपसे 1000 से 1500 यूरो, 2 लाख से 3 लाख इतना लेते हैं। वो ट्राले में डालते हैं, मकदोनिया बॉर्डर लेके जाते हैं। रास्ते में पैदल भी सफ़र कुछ होता है, आपको छुप के जाना होता है जंगलात में से। मकदोनिया बॉर्डर से जाके फिर मकदोनिया बॉर्डर आपको क्रॉस करवाते हैं, वहाँ पे वेट करवाते हैं। पहाड़ी के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, कई रास्तों से तो लेके जाते हैं आपको एजेंट, जहाँ से उनको पता है कि यहाँ पे जरा कम है, पुलिस वगैरह कम है। पुलिस का तो खतरा हर जगह होता है। अगर आप वहाँ पकड़े जाते हैं बॉर्डर पे, तो आपको पीछे वो फिर फेंक देंगे सलोनिकी, इधर है मतलब सलोनिकी नहीं, आप मकदोनिया बॉर्डर पे भी जा रहे हैं, अगर आप मकदोनिया के अंदर एंटर हो जाएं, पुलिस पकड़े तो वो पीछे आपको फिर यूनान में फेंक देती है। मतलब बॉर्डर के पास ही होते हैं आप, फिर खारा पानी वापस आ जाते हैं, खारा पानी से फिर दूसरी बार फिर ट्राई करते हैं लोग, इस तरह से जाते हैं। वहाँ से आगे मकदोनिया बॉर्डर क्रॉस करके आप सर्बिया में एंटर हो जाते हैं। सर्बिया में आप पहुंचकर वहाँ से ट्रेन का ज़्यादातर सफ़र होता है, ट्रेन का। एजेंट भी आपको ट्रेन के थ्रू लेके जाते हैं, ट्रेन का वेट करवाते हैं 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब कभी उनको पता है कि इसमें लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, उनका अपना हिसाब किताब भी होता है। तो वहाँ से वो लेके जाते हैं जनाब सीधा आपको सर्बिया। सर्बिया में कैंप लगे होते हैं। अभी सर्बिया में जाके आप बंदा थोड़ा सिक्योर हो जाता है, मतलब पीछे वो नहीं फेंकते आपको। सर्बिया कैंप में जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, आगे फिर गेमें निकलती हैं। वहाँ टैंकर वगैरह जो होते हैं, ये एजेंट वगैरह भी लेके जाते हैं पैसे लेके, लेकिन सर्बिया से अक्सर लड़के खुद ही चले जाते हैं। अगर आगे गेम खुद ही लगाते हैं, ज़्यादातर आप खुद ही लगाते हैं। तो जो ज़्यादा मम्मी डैडी होते हैं
कहते हैं कि यार हमने क्या खजल खराबी होनी है, पैदल इतना क्या चलना है, वो वगैरह। सर्बिया से फिर आगे वो ट्रेन या टैक्सी की गेम या वो ट्राले की जैसे भी है, ज़्यादा पैसे पे करके वो कहते हैं किसी तरह इटली में एंटर हो जाएं तो पैसे फिर कमा लेंगे। लेकिन जो मेरे जैसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो फिर उनकी मजबूरी होती है पैदल वगैरह चलना, खजल खराबी वाला रास्ता सारा फिर इसी तरह चलता है। पुलिस पकड़ दिया, पीछे फेंक दिया, फिर सर्बिया कैंप में आते हैं, फिर आगे जाते हैं बोस्निया और सर्बिया के बॉर्डर पे, तो वहाँ से फिर पुलिस पकड़ती है, फिर वापस सर्बिया में फेंक देती है। वहाँ सर्बिया में पहुँच के सिक्योर हो जाता है बंदा थोड़ा सा, मतलब 50% आप कामयाब होने के करीब होते हैं। वो वहाँ से जाना आगे थोड़ा सा आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। क्रोएशिया का बॉर्डर बहुत मुश्किल है, इसलिए आप सर्बिया में जाते हैं तो सर्बिया में एक टेंशन नहीं होती कि आपको वो पीछे यूनान में फेंक देंगे, तुर्की में फेंक देंगे। मतलब यूनान में पकड़ते हैं तो पाकिस्तान तुर्की में पीछे डिपोर्ट करते हैं, तुर्की में पकड़ते हैं तो तुर्की वाले जो हैं वो पाकिस्तान में डिपोर्ट करते हैं या फिर वो ईरान में डिपोर्ट करते हैं। लेकिन सर्बिया में अगर सर्बिया वाले आपको कुछ नहीं कहते, कैंप बना हुआ कैंप में चले, सर्बिया पहुंच गए हैं कैंपों में तो आपको वो नहीं पीछे नहीं फेंकेंगे। आगे आप बोस्निया जाना होता है सर्बिया से आगे, तो ये इस तरह की सूरतें चलती है। सर्बिया में पाकिस्तानियों का यही रास्ता है कि इधर से जाते हैं यूनान से, ये यहाँ से पाकिस्तान से ईरान, तुर्की, यूनान, आगे सर्बिया। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं। इंडिया वालों को बड़ा बेनिफिट है ये वाला कि उनको सर्बिया का वीज़ा मिल रहा है, मिलता भी है, मिल भी रहा है और उनको मिलता भी रहेगा। पाकिस्तान वालों को सर्बिया का वीज़ा बहुत कम मिलता है, बल्कि मिलता ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग फ़्लाइट के ज़रिए इंडिया से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पे सर्बिया में इंडिया के लोग हैं। मतलब पाकिस्तान के 5 लोग हैं तो इंडिया के वो जो 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, इस तरह वो सीधे फ़्लाइट से आते हैं। उनका रेट पता नहीं क्या है, फ़्लाइट से मेरे ख्याल में कह रहे थे, लड़के बता रहे थे कि 10-12 लाख लगता है इंडिया से सर्बिया का। तो वो फ़्लाइट में बड़ी आसानी से सर्बिया पहुंच जाते हैं। जो पाकिस्तान से जाते हैं इतना मुश्किल सफ़र होता है ये, पाकिस्तान से ईरान का, ईरान से तुर्की का, तुर्की से यूनान का और यूनान से सर्बिया का। तो आजकल तो इतनी ज़्यादा सख्ती हुई है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल सफ़र हो गया है, पैसा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लगने लग गया है, और मुश्किलात डबल ट्रिपल हो गई हैं हर वक्त। पहले थोड़ा सा आसान होता था कि तुर्की में पकड़ लिया, कैंप लग गया, 2 माह बाद छोड़ दिया, काम कर लो तुर्की में, कागज़ देते थे आपको TRC मिल जाती थी, इस तरह का चक्कर चल जाता था आपका। तो उसके बाद यूनान में भी आपको वो खत्ती वगैरह दे देते थे काम वगैरह के लिए, वापस डिपोर्ट नहीं करते थे। तो आजकल भाई 1 सेकंड का भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उनको, यूरोपीय यूनियन का पता नहीं इजलास हुआ है, क्या हुआ है उसमें, क्या उनकी बातें, अंदर की बातों का तो वहीं पता नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी तो बंदा यूरोपीय को आए ना, इतनी ज़्यादा सख्ती है। तुर्की से सीधे पाकिस्तान में डिपोर्ट कर रहे हैं या फिर ईरान में फेंक रहे हैं। अगर तुर्की में पाकिस्तान में डिपोर्ट करें तो आसानी से पता बाहर आ जाता है, अगर ईरान में फेंक दें तो फिर बहुत मुश्किल है भाई, वहाँ पे फिर वैसे जाते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल वहाँ से आना है। आते ही आपको FIA वालों को हवाले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कर देते, ज़मानत करवाना पड़ती है बंदे को, जलाल पैसा सब कुछ जाता रहता है। तो यूनान में पहले बंदे होते थे, यूनान से डिपोर्ट नहीं करते थे, अब यूनान वाले तुर्की में फेंक देते हैं या फिर पाकिस्तान में डायरेक्ट भी फेंक दें। इतनी ज़्यादा सख्ती है। आप सेफ होते हैं यूनान से आगे निकल के सर्बिया में, सर्बिया से आगे फिर आप बोस्निया, बोस्निया से फिर आप क्रोएशिया, क्रोएशिया फिर से सोलेन, वहाँ से क्रोएशिया से एक मुल्क छोटा सा आता है इटली से पहले, सर्बिया से आगे बोस्निया, बोस्निया से आगे क्रोएशिया, क्रोएशिया से आगे एक आता है मुल्क, उसके बाद इटली आता है। वो मुझे आप कमेंट में बताना, मुझे याद था, अभी मुझे उसका ना नाम भूल गया। उस मुल्क का छोटा सा मुल्क है, सलोनिकी, तो ये शहर है ना यूनान का, इस तरह मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है शहर, वो मुल्क है छोटा सा। लेकिन अगर आप उस मुल्क में क्रोएशिया क्रॉस करके उस मुल्क में पहुंच गए हैं तो समझे आप इटली में पहुंच गए हैं। पहले वो उनकी सरहद थी, वहाँ पे
पुलिस वगैरह लगी होती थी, आपको इंटर होने नहीं देते इटली में। लेकिन अभी वो कह रहे हैं, सुना है मैंने आजकल ख़त्म कर दिया है। अभी वो इटली और उसकी सरहद, वो उस पर कोई भी नहीं होता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप उस मुल्क से इटली में जब मर्जी जाएं, जब मर्जी आएँ। मतलब अगर आप क्रोएशिया से आगे उस मुल्क में पहुंच गए हैं तो आप इटली पहुंच गए हैं, आपको किसी ने रोकना ही नहीं है। ये मुझे कंफर्म हुआ है। कुछ दिन पहले लड़के गए हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था। तो इसलिए ये आपका सफ़र हो गया जी यूनान से सर्बिया तक का। तो रास्ते में आपको बताया कि पैदल भी काफ़ी चलना पड़ता है, पहाड़ आते हैं, जंगल है, ज़्यादातर पूरा यूरोप जंगल ही है, ज़्यादातर पहाड़ जंगल है। इसी तरह का जिस तरह पाकिस्तान में इधर कश्मीर का इलाका और ये मरी वाला इलाका साइड पे दीर, इस तरह का इलाके हैं, वो सारा वो टोटल इस तरह के बहुत अच्छा खूबसूरत है वैसे। तो आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और आइंदा इंशाल्लाह आपको सर्बिया से बोस्निया, क्रोएशिया और उसके बाद इटली का जो सफ़र है वो आपको बताएंगे कि कैसे है। वो इससे भी मुश्किल है, सबसे मुश्किल बॉर्डर जो आपको बताएंगे ना, वहाँ पे ग्रुप भी है पुलिस का, एक स्पेशल ग्रुप उन्होंने वो तैनात किया हुआ है क्रोएशिया के बॉर्डर के ऊपर। उसका नाम अभी मैं बताऊँगा आपको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है उनकी। वो ग्रुप बड़े बड़े लंबे लंबे पुलिस वाले उन्होंने रखे हुए हैं एक ही साइज़ के, वो बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो बताऊंगा आपको कि वो ग्रुप का नाम है कि पूरी दुनिया में वो ग्रुप का नाम मशहूर है। ठीक है, जैसे हमारी एलीट फोर्स नहीं पाकिस्तान में, इस तरह के मशहूर हैं वो उधर। उनकी वो जो उनकी बनाई हुई है उन्होंने, उनकी एलीट फोर्स ही समझ लें। वो बहुत मतलब एक ग्रुप उनमें नुमाया है। वो ग्रुप में जो बंदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा मारते हैं, वो नहीं आप वहाँ से जाने देते आगे। वो आपको बताऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप बड़ा मेहरबानी सब जो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस दूँ। इंशाल्लाह ताला आपको अगली किस्त में बताएंगे 5वें पार्ट में कि सर्बिया से फिर आगे कैसे बोस्निया और क्रोएशिया, इटली वगैरह जाया जाता है इंशाल्लाह यूरोप में जब एंटर होते हैं। तो लेकिन आपसे फिर मैं कहता हूँ कि आप लोग इस रास्ते को अख्तियार ना करें। ये सख्तियाँ बताने का मेरा मकसद ये है कि ये गलत है और बहुत मुश्किल है, इसमें जान जा सकती है आपकी। शुक्रिया।